रेडिट कहानियाँ में आपका स्वागत है, जहां हम वास्तविक लोगों की कहानियों और अनुभवों को एक साथ तलाशते हैं। ये पोस्ट है एक चतुर युवा लड़के की जो अपनी करेन माँ का अनुपालन करते हैं। वैसे, हमारी अगली रेडिट पोस्ट किकी की ओर से है। वर्षों पहले, मैंने एक अद्भुत कंपनी के लिए काम किया था जो समझती थी कि कार्यस्थल की संस्कृति और मौज मस्ती कर्मचारियों को खुश और उत्पादक बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। हमारे कार्यालय में लोग अक्सर साइकिल से काम पर जाते थे और इसलिए उन्हें स्नान करके काम पर तैयार होने की आवश्यकता होती थी। इसका मतलब ये था कि कभी-कभी वे सुबह 9 बजे के बाद तक अपनी डेस्क पर नहीं पहुंचते थे। हालांकि, जब हमें समय सीमा पर डिलीवरी करनी होती थी तो लगभग सभी ने अतिरिक्त काम किया। प्रबंधन को कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि काम हो रहा है और सभी ने हमेशा 100% दिया। नया एचआर प्रबंधक दर्ज करें। वास्तव में हमारे पास पहले कभी कोई नहीं था, लेकिन हम बढ़ रहे थे इसलिए हमें एक की जरूरत थी। अपने पहले कुछ हफ्तों के भीतर उसने एक ईमेल भेजकर कहा कि सभी को बैठने और सुबह 9 बजे जाने के लिए तैयार होने की जरूरत है और हमें सामाजिक बातचीत बंद करने और काम पर तैयार होने की जरूरत है, या अगर हमें ये पहले करना है। उसने कभी भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया कि सभी लोग अवैतनिक ओवरटाइम करते थे। अनिवार्य अनुपालन के लिए हर कोई उसके ईमेल के अनुसार सुबह 9 बजे शुरू करेगा और फिर शाम 5 बजे निकल जाएगा। प्रोजेक्ट पिछड़ने लगा और ग्राहक नाराज होने लगे क्योंकि उनका उत्पाद समय पर डिलीवर नहीं हो रहा था। नया एचआर मैनेजर इस बात को लेकर असमंजस में था कि अब काम समय पर क्यों नहीं दिया जा रहा है। लोग समय पर काम शुरू कर रहे थे, उन्होंने ये सुनिश्चित किया। कहने की जरूरत नहीं है, ऊपरी प्रबंधन ने नियम हटा दिया और उसके तुरंत बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। हम सभी अपने सामान्य तरीकों पर वापस आ गए और क्या आप नहीं जानते कि कौन सी परियोजनाएं वापस पटरी पर आ गईं? किसी नई कंपनी में जाकर ऐसी चीज बदलने की कोशिश न करें जो टूटी न हो। जनता विद्रोह कर देगी। नीचे टिप्पणियों में हमारे पास ये है एक महिला की कहानी। मैं अब तक के सबसे अच्छे विभाग प्रबंधक के रूप में आया था और जब उससे पूछा गया कि वह क्या बदलाव करने जा रहा है तो उसने उत्तर दिया, मैं 1 महीना ये देखने में बिताऊंगा कि चीजें कैसे चल रही हैं। फिर हम अच्छे पर विस्तार करेंगे और बुरे को ठीक करेंगे। और विज्ञापनों की तरह नम उस बंधन के नीचे, नाव को तब तक न हिलाएं जब तक आप यह न जान लें कि कौन सी चीज इसे बचाए रखती है। हमारी अगली रेडिट पोस्ट शेलोविश पुडल से है। मैं इस कॉफी शॉप में काम करता था। केवल स्थानीय या परिवार द्वारा संचालित कॉफी शॉप में काम करने के बाद मेरी पहली चेन कॉफी शॉप। सीधे शब्दों में कहें तो यह नरक था। व्यवसाय कैसे चल रहा है, इसके बारे में कुछ भी जाने बिना मालिक हर चीज का सूक्ष्म प्रबंधन करेंगे। उन्होंने अपने स्टाफ की कभी नहीं सुनी और उन्हें केवल पैसे की परवाह थी। वे विशिष्ट रूप से संपर्क से बाहर व्यवसाय के मालिक थे। मुझे एक ऐसे प्रबंधक के स्थान पर काम पर रखा गया था जो केवल अंशकालिक कर्मचारियों के साथ छोड़कर अपने एक स्थान से बाहर चला गया था। मुझे बताया गया कि मुझे कार्यवाहक प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, जब तक कि उन्होंने या तो किसी और को नियुक्त नहीं कर लिया या उन्हें नहीं लगा कि 6 महीने की परिवीक्षा के बाद मैं इस पद के लिए उपयुक्त रहूंगा। मैं उन सभी चीजों पर नहीं जाऊंगा जो उन्होंने गलत की क्योंकि संक्षेप में बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये सचमुच नरक था। मुझसे अपेक्षा की गई थी कि मैं उन सभी शो को कवर करूं जिनमें मुझे सप्ताह में 90 से 100 घंटे काम करना पड़ता था। मुझे किसी को नौकरी से निकालने की इजाजत नहीं थी, चाहे उन्होंने कितने भी गलत काम किए हों। वास्तव में कोई व्यक्ति नशे में काम करने आया था और मुझे फिर भी उन्हें नौकरी से निकालने की अनुमति नहीं थी।
और जो भी बदलाव मैं लागू करना चाहता था उन्हें खारिज कर दिया गया, जैसे एस्प्रेसो मशीन में पुराने हिस्सों को बदलना, श्रम पर पैसे बचाने के लिए हमारे घंटों को कम करना, उन वस्तुओं को लाना जो ग्राहक हमेशा मांगते थे, आदि। मैं तनावग्रस्त था, अत्यधिक काम कर रहा था और चिड़चिड़ा था। बहुत अच्छा लगा जब मालिक हमारे स्टोर की बिक्री के बारे में मुझसे बात करने आता है। हम नहीं बना रहे थे, मेरे द्वारा निर्धारित घंटों की गारंटी देने के लिए पर्याप्त था, और वो समय के साथ मुझे कोई और भुगतान नहीं करने वाला था। मैं केवल वही घंटे काम करूंगा जो मेरे लिए निर्धारित हैं, और यदि कोई नहीं आता है तो मुझे उन पारियों को कवर करने के लिए किसी और को नियुक्त करना होगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं तभी अंदर आया हूं जब कोई और कवर नहीं करेगा। और ऐसा हुआ कि जिन लोगों को उन्होंने वहां काम जारी रखने की अनुमति दी, उनकी उपलब्धता भयानक थी। शेड्यूल को कवर करना पहले से ही काफी कठिन था। छुट्टी के दिन मेरे अलावा किसी और को बुलाना लगभग असंभव था। इन सब के अलावा मुझे खुद ही रस्सियां सीखनी पड़ी। मुझे प्रशिक्षित करने वाला कोई नहीं था, इसलिए सारा प्रबंधकीय ज्ञान, ऑर्डर देना, शेड्यूल करना, मैंने खुद ही सीखा। मैं एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि अधिक कॉफी कैसे ऑर्डर करनी है, या मेरे पास मरम्मत करने वालों का नंबर था। अन्य कर्मचारी केवल कॉफी बनाना और टिल का उपयोग करना जानते थे। मालिक को इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। मैं जो सुन रहा हूँ वो सब बहाने हैं। यह आपका स्टोर है। यदि आप अंदर दौड़ने का प्रबंधन नहीं कर सकते तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू कर दूंगा जो ऐसा करेगा। मैंने कहा, क्या ये योजना नहीं थी? मेरी परिवीक्षा अवधि समाप्त हुए 3 महीने हो गए हैं और आपने मुझे कभी प्रबंधक का पद नहीं दिया। इसलिए मैंने मान लिया कि आप कार्यभार संभालने के लिए किसी और की तलाश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ समय की छुट्टी लेना आपके हित में है। यहाँ अपनी स्थिति के बारे में सोचना शुरू करें और क्या आप वास्तव में आगे बढ़ना शुरू करना चाहते हैं। मैं नहीं कर सकता। मुझे कवर करने वाला कोई नहीं है। आप इस समय छुट्टी ले रहे हैं। क्या यह एक पेड ब्रेक है? नहीं, इसे स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए एक समय निकालें। आराम करने के लिए 2 सप्ताह का समय लें और हम देखेंगे कि जब आप वापस आएंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी। मालिक, मैं वास्तव में इतना समय छुट्टी नहीं ले सकता। मैं 2 दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता। बिना अंदर आए और कवर किए। बिजनेस को लेकर अभी चिंता न करें। ये तुम्हारे बिना चलेगा। अब इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो मैं मूल रूप से उस समय प्रबंधक था। मैंने कार्यक्रम बनाए, मैंने आदेश दिए, मैं तिजोरी और अलार्म के कोड जानता था। मुझे अपनी सहायता के लिए किसी को नियुक्त करने की अनुमति नहीं थी और किसी ने भी इतना समय काम नहीं किया कि वह मेरी आधी पाली को भी कवर कर सके। मैं ये जानता था, स्टाफ ये जानता था, यहाँ तक कि ग्राहक भी यह जानते थे। मैंने अपने सभी कार्य नंबरों को ब्लॉक करना सुनिश्चित कर लिया और मैंने वे 2 सप्ताह दूसरी नौकरी की तलाश में बिताए। मैं कुछ दिनों के बाद एक ऐसी चीज ढूंढने में कामयाब रहा जिसका भुगतान काफी अधिक था। मैंने पेरोल और मालिक को अपना इस्तीफा ईमेल भेज दिया, पीओएस सिस्टम से अपना खाता हटा दिया और मैंने बाकी की छलांग वर्ल्ड रिजर्व की आस्तीन पर पकड़ने में बिताई, सभी कार्य नंबरों को ब्लॉक कर दिया। मुझे भुगतान नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मेरे सहकर्मियों के अनुसार अगले दिन से चीजें गलत होने लगीं। एक सलामी बल्लेबाज नहीं दिखा और अगले स्टाफ सदस्य के पास चाबियां नहीं थीं। मालिक अपने फोन का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने एक संदेश छोड़ा। मालिक तब तक नहीं आया जब तक कि उसके किसी नियमित व्यक्ति ने फोन करके यह नहीं पूछा कि क्या जगह बंद हो गई है। उनके खुलने के कुछ घंटे बाद तक मालिक दिखा। ऑर्डर नहीं दिए गए, इन्वेंट्री गायब हो गई, 4 नो शो थे,
आप इसका नाम बताएं, ये गलत हो गया। मालिक ने मुझे पकड़ने की हर संभव कोशिश की, यहाँ तक कि उसने मुझे कॉल करने के लिए एक ग्राहक के फ़ोन का भी इस्तेमाल किया। बहुत बुरा है कि मैं किसी भी कॉल का उत्तर नहीं देता और मैं पहले से ही अपनी संपर्क सूची में हूँ। 2 सप्ताह के बाद मैंने अपना फ़ोन वापस चालू किया और मुझे उसी दिन मालिक का फ़ोन आया। हम अगले दिन मिलने के लिए सहमत हुए। तो ये लड़का, तो आपके पास सोचने के लिए कुछ समय है। मेरे पास है। ये सचमुच मुझे दिया गया है। यहाँ मेरी स्थिति पर परिप्रेक्ष्य। हम आपको फिलहाल आपके सामान्य घंटों में वापस शुरू कर सकते हैं और हम आपकी अधिक जिम्मेदारियां संभालने के लिए एक प्रबंधक की तलाश कर रहे हैं। ओह, यह अच्छी बात है। मैं वास्तव में छोड़ रहा हूँ। वह कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। मुझे लगता है कि वह मुझे ये बताने का इंतजार कर रहा था कि मैं मजाक कर रहा था। तुम्हारे लिए बेकार है दोस्त। मैं गंभीर हूँ। मैंने कहा कि मैंने पहले ही पैरोल ईमेल कर दिया है और कंप्यूटर से अपना लॉगिन हटा दिया है। यहाँ मेरी चाबियाँ हैं। आपको कामयाबी मिले। और मैं चला गया। मालिक ने मुझे कई बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने उसे अपना ईमेल जांचने के लिए कहा तो उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। वहाँ काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के साथ मेरे संबंध ठीक थे और जाहिर तौर पर मेरे जाने के बाद उनमें से अधिकांश ने नौकरी छोड़ दी थी। मालिक को बहुत जल्द ही एक प्रतिस्थापन मिल गया, लेकिन उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए किसी के बिना ही वे शुरू से ही खराब हो गए और काम पर रखने के तुरंत बाद ही चले गए। मैं बहुत छोटा हूँ, इसलिए मैं हमेशा ग्राहकों और कर्मचारियों की समीक्षाओं की जांच करता रहता हूँ और उन्होंने पिछले वर्ष से लगातार खराब प्रदर्शन किया है और पिछले वर्ष के दौरान उनमें गिरावट का रुझान दिख रहा है। ठीक है, मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। जब ओपी अपनी 2 सप्ताह की छुट्टियों के बाद वापस आया, तो मैंने भोलेपन से सोचा कि मैनेजर कौवा खाने जा रहा है। मैं मालिक से आत्मसंतुष्ट और कृपालु होने की उम्मीद नहीं कर रहा था। दोस्त की तरह, यह आपका पैसा लाइन पर है। आपने यह व्यवसाय खरीदा है, जिसका अर्थ है कि यदि यह पैसा नहीं कमा रहा है, तो आप सिर्फ पैसा बर्बाद कर रहे हैं। यदि मैं उस प्रबंधक के पद पर होता, तो मैं ओपी का वेतन 2 गुना कर देता और उससे वापस आने के लिए विनती करता। हमारी अगली रेडिट पोस्ट फाइला भाई की ओर से है। मैं ये कहकर शुरुआत करना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी, जिससे मैं प्यार करता हूँ, थोड़ी कैरेन है। वो 100% कैरेन नहीं है, लेकिन वर्षों तक अपनी माँ के व्यवहार के आधार पर मॉडलिंग करने से एक छोटा राक्षस पैदा हो गया है, जो कभी कभी तब सामने आता है जब उसे अपना रास्ता नहीं मिलता। इस कहानी में दूसरा व्यक्ति मेरा बेटा है। वो 10 साल का है और पूरी तरह से कुटिल है। कितना कुटिल? आज सुबह मैं उठा और रसोई में गया तो काउंटर पर अर्ध मीठी चॉकलेट चिप्स का एक खाली बैग पाया, जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि हमारे पास है। जाहिरा तौर पर इसे किसी समय कुकीज के लिए खरीदा गया था और उसने उन्हें छिपा दिया था और रात में उन्हें खा रहा था, जबकि वह अपने किंडल पर माइनक्राफ्ट फैनफिक पढ़ता था। ठीक है, आपके पास पात्र हैं। अब दुर्भावनापूर्ण अनुपालन के लिए। विषम दिनों में, मेरे बेटे को अपने छोटे भाई द्वारा डिशवॉशर खाली करने के बाद उसे लोड करने का काम करना पड़ता है। हमारे पास 6 लोगों का परिवार है, इसलिए हम बहुत सारे व्यंजन बनाते हैं और हम कर्तव्यों को बदलते रहते हैं और कोई भी उन्हें हर दिन करने में नहीं फंसता है। दूसरे दिन, मेरी पत्नी ने देखा कि मेरे बेटे ने डिशवॉशर लोड करने के बाद उसे चालू नहीं किया है। वह इस बात से बहुत क्रोधित हो गई। बेटा, अगर तुमने डिशवॉशर चालू नहीं किया तो उसे लोड करने का क्या मतलब है? अब हम आज व्यंजनों में पीछे रहेंगे। एक समझदार पिता होने के नाते,
मैंने अपनी पत्नी को सुझाव दिया कि शायद हम अपने बेटे को किसी प्रकार का मार्गदर्शन दे सकते हैं कि उसे डिशवॉशर कब चलाना चाहिए। मैं सोच रहा था कि वह उसे कितने व्यंजन या कुछ और देगी, लेकिन मेरी पत्नी केवल उस पल की असुविधा के बारे में सोच रही थी और बिना सोचे समझे उसने कहा, हर बार जब आप बर्तन साफ करते हैं तो आपको डिशवॉशर चलाना होगा। प्रश्न। कल सुबह मैं नाश्ते के लिए बाहर आया और मेरी पत्नी क्रोधी थी। मैंने पूछा कि क्या गलत है। उसने डिशवॉशर खोला और जबकि यह स्पष्ट था कि वह चलाया गया था, अंदर एक ही गिलास था। आप देखिए, रात के खाने के बर्तन सूखने और रख दिए जाने के बाद मेरा बेटा एक गिलास पानी लेने के लिए नीचे आया, ये जानते हुए कि वह एक व्यंजन बना रहा था और ये तकनीकी रूप से अभी भी उसका दिन था। उसने विकल्प चुना। अपने गंदे गिलास को खाली डिशवॉशर में लोड करने के लिए और मेरी पत्नी के नियम को याद करते हुए उन्होंने इसका अक्षरशः पालन करने का विकल्प चुना। मैं हंसा। मेरी पत्नी खुश नहीं थी, लेकिन उसे भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उसने केवल वही किया जो उसने उससे करने को कहा था। इससे मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आती है। जब मैं वास्तव में छोटा था, कभी कभी गर्मियों में मेरे कमरे में एयर कंडीशनिंग चलती थी और मेरी एक खिड़की खुली रहती थी। मेरे पिताजी अंदर आए। उन्होंने देखा कि मैं एक खिड़की खुली रखकर एसी चला रहा था और वो वास्तव में नाराज हो गए। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे लगता है कि काम के दौरान या किसी और चीज के लिए उसका दिन खराब रहा होगा, लेकिन इसने उसे वास्तव में परेशान कर दिया और वह गुस्से में इस तरह की बातें करने लगा। वह बस चिल्ला रहा था और चिल्ला रहा था और इसके अंत में उसने कहा, क्या आपको लगता है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को ठंडा करने के लिए ये सारा पैसा देना चाहता हूँ? इस पूरे समय मैं शर्म से सिर झुकाए चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं थोड़ा हंसे बिना नहीं रह सका और मेरा चतुर गधा बाहर आया और बोला, लेकिन पिताजी, ब्रह्मांड पहले से ही ठंडा है। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय तक उस कहानी को नहीं पढ़ने के कारण मुझे कुछ समय के लिए बैठना पड़ा। हमारा अगला रेडिट कैथरीन से पोस्ट किया गया। कई वर्ष पहले मैंने एक विश्वविद्यालय परिसर में एक छोटी सी कॉफी शॉप में काम किया था। काम बढ़िया था, हमने आनंद लिया और हम मालिकों से प्यार करते थे। दुर्भाग्य से वहां 2 साल काम करने के बाद वे सेवानिवृत्त हो गए। नया मालिक आया और उसने कई कैमरे लगा दिए। उन्होंने 3 मीटर गुणा 10 मीटर की कॉफी शॉप में 8 कैमरे लगाए और सभी कैमरों को स्टाफ क्षेत्र के काउंटर पर प्रशिक्षित किया। वो लड़कियों को प्रपोज भी करता था। हम सभी विश्वविद्यालय के छात्र थे, इसलिए हमारी उम्र 17 से 21 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि अगर वे उनके साथ घर जाएंगे तो उन्हें अतिरिक्त शिफ्ट मिलेगी। अगर आपने उनसे बहस की तो आपके काम के घंटों में न्यूनतम कटौती कर दी जाएगी। कुछ महीनों में उसने फैसला किया कि वह वर्दी बदलने जा रहा है। हमारी वर्दी में पहले केवल कैफे लोगो वाली काली पोलो शर्ट, काली पैंट और कपड़े के जूते, मानक कॉफी शॉप स्टाफ पोशाक शामिल थी। उसने फैसला किया कि वर्दी तो बदलेगी, लेकिन सिर्फ लड़कियों के लिए। अब लड़कियों को कैफे लोगो वाला मिड रिप्ड टॉप और लो राइज पैंट पहनना होगा। लड़कों को अभी भी पुरानी वर्दी पहनने को मिलती है। हमने तर्क दिया कि यह असुरक्षित है क्योंकि आप भालू की खाल के बगल में भोजन की प्लेटों में गर्म कॉफी नहीं डाल सकते हैं, लेकिन हमें बहुत बुरा कहा गया। ये दुखद है। इसलिए कर्मचारी एकजुट हुए और एक योजना बनाई। नई वर्दी के पहले दिन छात्राएं पुरानी वर्दी में नजर आईं। लड़के लो राइज पैंट में मिड रिप्ड टॉप में दिखे। नई वर्दी नीति 1 घंटे तक चली। बॉस प्रभावित नहीं हुआ। किसी की नौकरी नहीं गई क्योंकि हमारी कॉफी शॉप लॉ फैकल्टी के ठीक बगल में थी।
छात्रों में से एक ने अपने व्याख्यान के दौरान पहले ही बातचीत कर ली थी कि क्या हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमें वर्दी का अनुपालन न करने के कारण निकाल दिया गया होता तो बॉस कहीं अधिक परेशानी में पड़ गया होता। इस लड़के ने अतिरिक्त शिफ्ट में अपने घर वापस आने वाली लड़कियों को रिश्वत देने की कोशिश की। जैसे, ये काफी बुरा है कि वह पतला है, लेकिन उसे सस्ता और पतला भी होना चाहिए। हमारी अगली रेडिट पोस्ट लाइबिलिटी लैंडिन से है। इसलिए कॉलेज से स्नातक होने के बाद मैं एक बड़ी ऑटो पार्ट्स श्रृंखला में अपनी हाई स्कूल की नौकरी पर वापस चला गया। मेरे पास वहां से दुर्भावनापूर्ण अनुपालन की कुछ कहानियां हैं क्योंकि ये दयनीय प्रबंधन के साथ काम करने के लिए एक दयनीय जगह थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा स्थान है। मैं स्टोर से लगभग 15 मिनट की दूरी पर रहता था और रहूंगा भी। प्रबंधक को नकदी बिक्री रसीदों को बंद करने और मिलान करने में मदद करने के लिए नियमित रूप से मेरी शिफ्ट के बाद 1 से 2 घंटे काम करता हूँ। साथ ही कूड़ा कचरा बाहर निकालें, तैयारी करें और अगली सुबह के लिए पहली डिलीवरी करें और साथ ही स्टोर के सामने सफाई करें। मुझे ये काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि इससे मुझे थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाता था। मुझे अपने प्रबंधक की नई कृपा मिली या मैंने ऐसा सोचा। और भले ही घर जाने के लिए मेरा रास्ता छोटा था, फिर भी ट्रैफिक को कम होने देते हुए थोड़ी देर रुकना मेरे लिए ठीक था। एक सुबह मैं लगभग 9:07 पर चला गया जब मेरी शिफ्ट 9 बजे शुरू होने वाली थी। मुझे समझ नहीं आया कि बड़ा मुद्दा क्या था क्योंकि मैं कई महीनों से हर दिन देर तक रुक रहा था और अपने प्रबंधक को स्टोर बंद करने में मदद कर रहा था। लेकिन मेरे मैनेजर ने जाहिर तौर पर उस दिन इसे मुद्दा बना लिया। ये ठीक होता अगर वो इस तरह कुछ कहते, अरे ओपी, तुम्हें देर हो गई और मुझे पता है कि तुमने कल काफी देर तक काम किया, लेकिन चलो फिर भी समय पर यहाँ पहुँचें। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। वो हैंडल से उड़ गया और आपके शेड्यूल पर काम करने की आवश्यकता के बारे में कहने लगा। और हमारे पास एक कारण से कार्यक्रम है और आपको उस शेड्यूल के अनुसार काम पर रहना होगा जो मैंने आपके लिए बनाया है। खैर, कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि मैं स्टोर को बंद करने में उसकी मदद करने के लिए कई महीनों से देर तक रुक रहा हूँ, जबकि यह मेरे शेड्यूल में नहीं है। इसने मुझ पर गलत प्रभाव डाला। और स्पष्टता के लिए, स्टोर में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को काम करना नीति के विरुद्ध है। इसलिए मैंने खुद को आश्वस्त किया कि चिल्लाने की स्थिति पैदा करने के बजाय मैं वही करूंगा जो उसने कहा था। तो 530 घूम गया और मैं कंप्यूटर के सामने तब तक खड़ा रहा जब तक कि यह ठीक 530 पर नहीं पहुंच गया, घड़ी बंद कर दी और दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? घर? क्या? क्यों? आज रात स्टोर बंद करने में मेरी मदद कौन करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन आपने इसे बहुत अच्छा बनाया है। स्पष्ट है कि मुझे अपने शेड्यूल पर काम करना था। तो मैं 530 पर उतर जाता हूँ। अब 530 हो गया है और मैं घर जा रहा हूँ। और मैं बाहर चला गया। अगली सुबह मैं 855 बजे वहां पहुंचा और 9 बजने तक मैं कंप्यूटर के सामने खड़ा रहा। फोन बज रहे हैं, बहुत खराब, मेरी शिफ्ट शुरू नहीं हुई है। डिलीवरी को बाहर जाने की जरूरत है। क्षमा करें, मैं अभी तक घड़ी पर नहीं हूँ। मैंने 9 बजे का समय देखा और फिर 530 पर प्रस्थान किया। मेरे बीच वही बातचीत हुई जो एक दिन पहले हुई थी कि मेरे प्रबंधक को बंद करने में कौन मदद करेगा। तीसरी सुबह मैं अंदर चला गया और मेरा प्रबंधक मेरे आने का इंतजार कर रहा था और फिर मुझसे बात करने के लिए मुझे एक तरफ ले गया। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि अगर आप रुकें और मुझे बंद करने में मदद करें तो हम सुबह के कुछ मिनटों को नजरअंदाज कर सकते हैं। ओह दिलचस्प। मैंने सोचा कि मुझे बस अपने शेड्यूल पर काम करना चाहिए। हाँ, ठीक है,
मुझे लगता है कि हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस छोटे से आदान प्रदान के बाद मुझे इस प्रबंधक के साथ बहुत कम समस्याएं थीं। साथ ही सब्सक्राइब बटन भी दबाएं क्योंकि मैं हर दिन नए रेडिट वीडियो डालता हूं। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने पहले से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगली बार तक अलविदा।